डियर स्टूडेंट्स ऑफ LLB सेकेंड ईयर, राइट टू लाइफ पे जो लेक्चर चल रहा है और पिछले दिनों यानी लास्ट मंडे को मैंने जो लेक्चर दिया उसमें उसकी कंटिन्यूसी में बाकी पोर्शन आज कोशिश करता हूँ कि कंक्लूड हो जाए। तो जो आर्टिकल 21 है उसका 3 एलिमेंट्स की चर्चा मैंने की थी, राइट टू लाइफ, राइट टू पर्सनल लिबर्टी और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो राइट टू लाइफ का एक्सपेंशन किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने किया है उसके 5-6 पॉइंट कल आपने देखे, और उसकी जो नेक्स्ट आगे कुछ और भी केसेस हैं और कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिसकी चर्चा हम आज करते हैं और कोशिश करते हैं कि आज ये कंक्लूड हो जाए। इसी कड़ी में जो नेक्स्ट टॉपिक है यानी जो राइट है वो है द राइट अगेंस्ट नॉइज पोल्यूशन। अचानक से जैसा कि आप देख रहे होंगे कुछ दिनों में से इलेक्शंस में बड़े बड़े माइक लगने बंद हो गए, लाउड स्पीकर लगने बंद हो गए, और सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन भी आया कि रात के 10 बजे से लेकर और सुबह 6 बजे तक आप कोई भी ऐसा लाउड स्पीकर या इस तरह का चीज़ें नहीं लगा सकते जहां पर कि रिहायशी बस्ती हो। और इसी कारण से बहुत सारे क्लब्स थे उसमें भी ये सारी चीज़ें बंद हो गई। तो ये अचानक से कैसे हो गया? लॉ के स्टूडेंट होने के नाते आपको ये चीज़ें जाननी चाहिए कि एक सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच ने एक केस इन री नॉइज पोल्यूशन केस, बड़ा फेमस केस था 2005 का, उसमें एक जजमेंट दिया और क्या कहा, सेड दैट ह्यूमन लाइफ एंड इट्स चार्म एंड देयर वाज नो रीजन व्हाई द लाइफ शुड नॉट बी एंजॉयड अलोंग विद ऑल परमिसिबल प्लेजर। तो एक तरफ तो ये कहा कि जो लाइफ है वो चार्मिंग होनी चाहिए और जितने भी एंजॉयमेंट है वो एक व्यक्ति को अवेलेबल होनी चाहिए, लेकिन साथ में ये कहा परमिसिबल प्लेजर यानी जो परमिसिबल है वो उसको मिलना चाहिए। ठीक है ना? इसी तरह से comfort and utility within his house had a right to prevent the noise as pollutant reaching him, that while one had a right to speech, other had a right to listen or decline to listen। तो एक तरफ तो लोगों को प्लेजर का राइट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे को डिस्टर्ब करे। अपने घर के बंद दरवाजे के अंदर वो जितना भी चाहे शोर कर ले, लेकिन उस शोर से दूसरे को डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। तो क्योंकि अगर एक व्यक्ति को राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो दूसरे को भी ये राइट है कि वो किसी को न सुने, यानी न सुनने का अधिकार कहने के अधिकार में सम्मिलित है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया और उसके बाद सरकार की तरफ से बहुत सारे गाइडलाइंस इशू किए गए और काफ़ी हद तक कोशिश ये की गई कि जो राइट टू ये जो पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, उसको कंट्रोल किया जा सके। तो इसी तरह से इसी राइट्स की सीरीज में आगे हम और देखेंगे एक राइट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू आया। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि MC मेहता का बड़ा रोल है PIL के माध्यम से सोशल रिफॉर्म करने में और जुडिशियल जजमेंट के थ्रू PIL फाइल करके जुडिशियल जजमेंट्स के थ्रू रिफॉर्म करने का। तो इसी क्रम में एक MC मेहता का केस है, रतलाम म्यूनिसिपैलिटी, MC मेहता, रतलाम म्यूनिसिपैलिटी वगैरह जो पहले डिसाइड किए गए थे। इन अ सर्टेन कैटेना ऑफ केसेस, MC मेहता, रतलाम म्यूनिसिपैलिटी, ये सब मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। द अपेक्स कोर्ट हैज रिट्रीटेड दैट राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट इज अ गारंटीड फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पर तो आपको पता है कि ये कल के लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे कि क्लीन एनवायरनमेंट या पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रहने का जो अधिकार है वो फंडामेंटल राइट है। इन दोनों केस की चर्चा इसलिए है कि रतलाम म्यूनिसिपैलिटी के केस में तो उन्होंने मैंडमस इशू किया था रतलाम म्यूनिसिपैलिटी के अगेंस्ट, और बाद में MC मेहता के केस में उसी रतलाम म्यूनिसिपैलिटी के केस के आधार पर यह जजमेंट दिया कि पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रहने का जो अधिकार है वो फंडामेंटल राइट है। अब इसके आगे क्या कहता है कि हाउएवर इट हैज बीन रूल्ड दैट बैलेंस हैज बीन मेंटेन्ड बिटवीन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। तो व्यक्ति को डेवलपमेंट का भी अधिकार है, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट का भी अधिकार है, लेकिन इसके लिए जो डेवलपमेंट है और जो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट है उसके बीच एक बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि आप एनवायरनमेंट को खराब करके डेवलपमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि एनवायरनमेंट एक नेचर के द्वारा दी गई चीजें हैं जो हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रखना है।
तो हमें आज के तारीख में अपने लिए डेवलपमेंट तो करना है, लेकिन डेवलपमेंट की कैटेगरी डेवलपमेंट करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप पेड़ों को काट दें, पहाड़ों को काट दें, नदियों को रोक दें, ताकि फ्यूचर जनरेशन को जो हमने नेचर से मिला है, जिसको हमने एंजॉय किया है, वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बचे ही नहीं। तो इसलिए it is essential to maintain the relationship between और बैलेंस बिटवीन प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। ठीक है, तो पर्यावरण का संरक्षण भी हो और विकास भी हो, इसी को कहते हैं सतत विकास, which can be achieved by strictly following the principle of sustainable development। sustainable development यानी सतत विकास, without which the life of coming generations will be in jeopardy। एक केस आया एनडी जायल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004 का। द पिटिशनर्स had asked to apex court to ensure the safety of the Tehri Dam as also to look into the rehabilitation aspects। The apex court observed that construction of a dam और आगे की स्लाइड्स में है, इस पे पहले हम चर्चा कर ले। टेहरी डैम का बड़ा नाम सुना होगा आपने, टेहरी गढ़वाल जो एरिया है वहां पर ये डैम बनाया जा रहा था, और कुछ इस डैम की जो ऊंचाई तय की गई थी उसके अगेंस्ट कई एनवायरमेंटलिस्ट का रिपोर्ट आया, और उन्होंने कहा कि अगर टेहरी डैम की ऊंचाई बढ़ाई जाती है तो ये जो है सिस्मिक जोन में आता है, और अगर कहीं कोई डैमेज हो गया तो बहुत सारे हजारों गांव जो है वो बर्बाद हो जाएंगे। तो इसकी ऊंचाई को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, इसमें क्या निर्धारित किया? Project was definitely an attempt to achieve the goal of wholesome development, and the right to development include the whole spectrum of civil, cultural, economic, political and social process for the improvement of people's well-being and realization of their full potential, and that the concept of sustainable development was to be treated as integral part of life under Article 21। तो उन्होंने कहा कि जो भी डेवलपमेंट किए जाते हैं वो सब के सब ह्यूमन वेलबींग के लिए किए जाते हैं, ठीक है ना, और इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि उस जो आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ है वो एक इसका इंटीग्रल पार्ट है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए, यानी इस तरह से किया जाना चाहिए कि जो वेलबींग है उसके अंतर्गत राइट टू लाइफ किसी तरह से डैमेज न हो। तो इसलिए it is necessary to maintain a balance between environmental protection and the sustainable development। कोई भी डेवलपमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आर्टिकल 21 का वायलेशन करे। एक ये बड़ा फेमस राइट सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया, राइट टू एजुकेशन। हालांकि ये पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन में था, लेकिन काफी समय तक गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो बाद में उन्नी कृष्णन के केस में, इसके पहले और भी जजमेंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि अचानक से उन्नी कृष्णन के केस में आ गया, इसके पहले भी 4-5 जजमेंट हैं, लेकिन चूंकि मटेरियल बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए बहुत ही स्पीच करके कोशिश की गई है। फाइनल जजमेंट उन्नी कृष्णन वर्सेस केपी उन्नी कृष्णन एक्चुअली नाम है पूरा, केपी उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया, और इसी के बेसिस पर 2005 में जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया वो बना, और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके आर्टिकल 21 सब क्लॉज ए भी जोड़ा गया। तो क्या है ये केस और इसका जजमेंट थोड़ा सा देख लेते हैं। Having regard to the significance of education in the life of an individual and the nation, the majority of the Supreme Court in KP Unnikrishnan versus State of AP held that right to education was a fundamental right। तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया इसको, राइट टू एजुकेशन को, ठीक है, एंड दैट इट डायरेक्ट्स फ्लॉज फ्रॉम द राइट टू लाइफ। तो इसलिए जीवन जीने के अधिकार में, यानी डिग्निफाइड लाइफ अगर जीना चाहते हैं तो उसके लिए एजुकेशन जरूरी है, ताकि आदमी यह समझ सके कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। That its content and parameter have to be determined in the light of Article 21 and 45। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो आर्टिकल 41 और 45 दोनों डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं इसके लाइट में ही इसको एलाबोरेट किया, और करते हुए ये कहा कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए
एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। उसके बाद सरकार एक आरटीआई राइट टू एजुकेशन एक्ट 2005 लेके आई और उसी के साथ साथ उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके आर्टिकल 21A भी जोड़ा। राइट टू नो और राइट टू इंफॉर्मेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट राइट है, आजकल बहुत लोग यूज भी कर रहे हैं इसको। पहले क्या होता था, बहुत पहले अंग्रेजों की समय एक एक्ट था सिक्योरिटी एक्ट, उसके अंतर्गत गवर्नमेंट की जो चीजें थी वो गोपनीय मानी जाती थी और उसकी जानकारी हमें नहीं मिलती थी। लेकिन डेमोक्रेटिक राइट में ये माना गया कि गवर्नमेंट की डे टू डे कार्रवाई के बारे में हमें जानने का बहुत अधिकार है और इसी को आरटीआई 2005 लाकर इसको दिया गया। और ये आरटीआई का जो एक्ट आया वो अपने आप सरकार को सपना नहीं आ गया लाने का, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के केस डिसाइड हुए और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट थे, उसके बाद सरकार मजबूर हुई लाने के लिए। होल्डिंग द राइट टू लाइफ हैज रीच्ड न्यू डायमेंशंस एंड urgency. The Supreme Court in RP Limited versus Property Indian Express newspaper Bombay Private Limited observed that if democracy had to function effectively, people must have the right to know and to obtain information about the conduct affairs of the state. तो आरपी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि लोगों को ये अधिकार, एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा चलाने के लिए लोगों को इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए स्टेट अफेयर्स के बारे में, यानी सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, सरकार के क्या कार्यकलाप हैं, इसके संबंध में उसे अधिकार मिलना चाहिए। तो यहाँ से एक्चुअली राइट टू नो या राइट टू इंफॉर्मेशन की स्टार्टिंग है। हालांकि ये पर्याप्त नहीं था। बाद में 2002 में पीयूसीएल का केस आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ज़्यादा अच्छे ढंग से एलोबरेट किया और वो एक्चुअली केस 2002 और 2003 के 2 केस है जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स के लिए। उन्होंने कहा कि जब भी कोई चुनाव लड़ता है तो जनता को ये राइट है कि उसके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स के बारे में जाने। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त क्या कहा, ये कहा कि वेल नोन वोटर्स इज द बेसिस ऑफ द डेमोक्रेसी, ठीक है ना, यानी जागरूक मतदाता एक स्वस्थ लोकतंत्र का आधार है। तो इसलिए जनता को ये जानने का अधिकार है कि वो जिसे चुनने जा रहा है, जिस प्रतिनिधि को चुनने जा रहा है वो कौन है, क्या उसकी एजुकेशन है, उसके पीछे उसके बैकग्राउंड्स क्या है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, तो ये सारी चीजें उसको जानने का अधिकार है। 2002 में उन्होंने ये जजमेंट दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट उसमें अलग से इसको चर्चा करेंगे कभी, इस पे फिर पहले इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर दिया था, फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इज इनकैपेबल टू फ्रेम द लॉ, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट का है। और फिर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, फिर पार्लियामेंट में ये कानून पास हुआ और फिर जो है सारे लोगों को, पार्टी को मैंडेटरी किया गया कि जो भी वो इलेक्शन कैंडिडेट खड़ा करेंगे उनका पूरा इंफॉर्मेशन जाएगा। और रिसेंटली मैंने शायद 10वें 12वें लेक्चर्स में ये भी बताया था कि रिसेंटली एक केस सुप्रीम कोर्ट ने और भी फाइल किया है, एक जजमेंट दिया है जिसमें कि अब आगे से ये भी जरूरी होगा कि वो पब्लिक डोमेन में उन चीज़ों को डाले कि जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है उसके खिलाफ कितने केसेस फाइल हुए हैं, कितने में ट्रायल चल रहा है, कितने के जजमेंट हो चुके हैं, ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में डाले। अभी तक तो क्या होता था इस जजमेंट के बाद कि जब वो चुनाव का पर्चा दाखिल करने जाता था, नॉमिनेशन फाइल करने जाता था, तो नॉमिनेशन के साथ वो एनेक्शर लगा देता था और वो केवल जो है पार्टी के और इलेक्शन कमीशन के बीच में ही रहती थी बातें और आम पब्लिक को उसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं होती थी। तो इस चीज को पब्लिक डोमेन में लाने के लिए अभी रिसेंटली एक जजमेंट आया जो AIR में अभी छप के नहीं आया है, पिछले महीने का जजमेंट है। इसके आने के बाद अब जो कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा वो अपने नॉमिनेशन के साथ तो अपनी सारे डिस्क्लोजर देगा ही देगा, इसके साथ उसको पब्लिक डोमेन में भी डालेगा। तो इस तरह से डियर बहुत सारे राइट्स हैं, बहुत सारे जजमेंट्स हैं, सभी की बहुत डिटेल में चर्चा करना पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैंने उनमें से ये 10 राइट्स निकाल के आपको दिए हैं। और इसके आगे जो राइट टू पर्सनल लिबर्टी है उसकी हम चर्चा करेंगे क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है। एक और इसी तरह से एक बनता है सोशल सिक्योरिटी, ये स्लाइड बाद में आ गया है।
ये राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द फैमिली। तो इस तरह से बहुत सारे स्लाइड्स हैं, बहुत सारे राइट्स हैं, सबकी चर्चा करना पॉसिबल नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग जजमेंट दिया, जिसके बाद आप देखेंगे कि सरकार जो है एक फैमिली पेंशन का कंसेप्ट लेके आई अभी रिसेंटली। वो भी ऐसा नहीं है कि सपना आ गया, जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का और उस जजमेंट को इम्प्लीमेंट किया। तो अभी तक तो पिछले कुछ समय तक हम देख रहे थे करीब 2000 तक की जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट लेजिस्लेशंस है उसकी चीज़ों को निकाल के डायरेक्ट बैकडोर से फंडामेंटल राइट में डाला गया। अब इस जजमेंट में एक चीज़ देखने में आया कि उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के भी जो डिक्लेरेशंस थे उसको भी फंडामेंटल राइट डिक्लेयर करने की कोशिश की। अगर आप सेकंड स्टेज का फंडामेंटल राइट आपने वो मानवाधिकार ह्यूमन राइट पढ़ रखा होगा, तो जो सेकंड डिग्री के ह्यूमन राइट्स कहे जाते हैं कि जो राइट टू सोशल एंड सोशल सिक्योरिटी उसमें कंसेप्ट है, तो उसको उन्होंने फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया। राइट टू लाइफ गारंटीड अंडर 21 इंक्लूड्स विद इन इट्स एम्बिट द राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली। तो खुद की रक्षा तो है ही, साथ में साथ अपनी फैमिली की और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा भी का अधिकार भी आर्टिकल 21 में सम्मिलित किया। और केस इसके लिए क्या था, ये नेक्स्ट केस आपको दिख जाएगा स्लाइड में। LIC ऑफ इंडिया वर्सेस कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि राइट टू लाइफ एंड लिवलीहुड इंक्लूडेड द राइट टू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ LIC ऑफ इंडिया। यानी इंश्योरेंस पॉलिसी, एक फैमिली को एक इंश्योरेंस पॉलिसी होना, ये राइट टू लाइफ एंड लिवलीहुड का एक हिस्सा है। क्योंकि राइट टू लाइफ एंड लिवलीहुड का मतलब है डिग्निफाइड लाइफ, और डिग्निफाइड लाइफ तब हो सकता है जबकि उसकी सोशल सिक्योरिटी हो। तो इस तरह से सोशल सिक्योरिटी को भी एक फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डिसाइड किया। और इसके बाद सरकार जो है वो एक पेंशन प्लान और फैमिली प्लान, इस तरह की चीज़ें कई सारी लेके आई। आप देखेंगे कि पोस्ट ऑफिस में इंश्योरेंस होता है और काफ़ी इसका प्रचार प्रसार भी किया गया था। तो इस तरह से ये बहुत सारे राइट्स हैं, इसकी अनलिमिटेड है। मैं इतने पर इसको कंक्लूड करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं पर्सनल लिबर्टी की बात करूँगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।